नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पत्नी की इज्जत करें। सुचित्रा मौसी आज बहुत खुश थी। बनारसी साड़ी और बालों में गजरा लगाए वह पूरी हवेली में चक्कर लगा रही थी। खुश होने का कारण भी था, उनके बेटे की शादी जो तय हो गई थी। शगुन का दिन आज के लिए ही निकल आया था। लड़की वाले पहुंचने वाले थे। इतने सालों के बाद घर में खुशी का मौका आया था। मौसी जिंदगी में आई अपनी अनमोल खुशी के हर पल को बांधकर रख लेना चाहती थी। पूरे मनोयोग से लड़की वालों की खातिरदारी की तैयारी में लगी हुई थी। देखते ही देखते 4-5 गाड़ियां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। शायद मेहमान आ चुके थे। मौसी ने उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाए थे। कोई कमी ना हो जाए इसके लिए वह सहायिका के साथ खुद भी किचन में घुसी हुई थी। लड़की वालों ने पकवानों को सरा सरा कर जी भर खाया। तारीफ सुनकर मौसी खाने के अंत में अपने हाथों से बनाया गुलाब जामुन लेकर बैठक में जाने लगी। जैसे ही मौसी किचन से निकली, मौसा जी की कड़कती आवाज़ सुनकर ठिठक गई। वे मौसी को देखते ही दांत कूटते हुए बोले, तुमको अपने लोअर ग्रेड वाली आदतों से बाज नहीं आना है ना? सारे मेहमान घर की मालकिन से मिलना चाहते हैं और यहाँ ये काम वाली बाई बनकर निहाल हुई जा रही है। मेरे सारे स्टेटस को चकनाचूर करके रख दोगी क्या? उन्होंने मौसी के हाथ से गुलाब जामुन लेकर वहीं पटक दिया और आंखें तरेर कर बोले, जाओ और टिप टॉप होकर साड़ी बदलकर चुपचाप से दूसरी साड़ी पहनकर सलीके से बैठक में आओ। एक बात और, कुछ भी पटर पटर करने की कोशिश मत करना, वरना उन्हें समझने में देर नहीं लगेगी कि तुम जाहिल खानदान से हो। सारे घर वाले सहित नौकर चाकर भी भौचक्के से देखते रह गए। मौसा जी की बात सुनकर मौसी की आंखें भर आईं। हिम्मत नहीं थी कि नजर उठाकर कुछ कहती। कभी प्रतिरोध किया नहीं था। मन ही मन में कहा, ये एक मौका नहीं छोड़ते हैं मुझे बेइज्जत करने का। न समय देखते हैं और न जगह। मौसी अपनी आंखें पोंछते हुए कमरे में चली गईं। मौसा जी ने एक नौकर को बुलाया और जोर से फटकारते हुए सभी बिखरे गुलाब जामुन को उठाकर डस्टबिन में डाल देने के लिए कहा। फिर पैर पटकते हुए मेहमानों के बीच बाहर बैठक में चले गए। मौसी बनारसी साड़ी पहनकर माथे पर आंचल डाले बाहर निकली। ये बनारसी साड़ी की भी एक कथा है। मौसी जब विदा होकर ससुराल आई थी तब मायके वालों ने अपनी हैसियत से ढेरों साड़ियां दी थी, पर उसमें बनारसी साड़ी नहीं थी। दुल्हन को साधारण चुनरी में देख मौसी के सास ससुर भड़क गए। उसी समय मौसी की सास ने फरमान जारी किया, आज से किसी तीज त्योहार में मायके से मौसी के लिए कपड़े नहीं आएंगे और अगर औकात हो तो बनारसी साड़ी ही भेजें। हमारे खानदान की बहुएं पर्व पर बनारसी साड़ी ही पहनती हैं। बेचारे मायके वाले जितना अपना चादर था उसी में ही सिमट कर रह गए। बेटी को तीज त्योहार में कपड़े भेजना छोड़ दिया। बेटी हजारों में सुंदर थी। सुंदरता ने ही उसे ऐसा घर वर दिलाया था, वरना उनकी हैसियत कहाँ थी जो ऐसा ससुराल ढूंढते। खैर, अब बीती हुई बातों को याद कर मन खराब करने का समय नहीं था। मौसी बैठक के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि बेटे ने टोका, ओ माँ, यह क्या लुक बना रखा है? लड़की वाले लोग तुम्हें देखने थोड़े ना आए हैं। अब तुम मदर इन लॉ बनने जा रही हो। थोड़ा सा तो चेंज लाओ अपने आउटफिट में। मौसी बेटे की बातों पर अंदर तक झेप गई, लेकिन क्या कहती। बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। उससे बहस करना व्यर्थ था। बबूल के पेड़ पर आम फलने की उम्मीद करना बेकार था। बचपन से उसने यही तो देखा था, पिता के द्वारा हर बात के लिए टीका टिप्पणी करते रहना। मौसी क्या कहती, वह तो पति का हुक्म मानकर यह भारी भरकम लबादा ओढ़कर मेहमानों के बीच जा रही है। दरअसल मौसी को मेहमानों से मिलवाना तो एक बहाना था। मौसा जी को तो अपना रुतबा दिखाना था। मौसी से मिलकर लड़की के पिताजी और भाई बड़े प्रसन्न हुए। लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहन जी, मेरी एक ही बेटी है जिसे मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। मौसी ने उनका हाथ थामते हुए कुछ कहना चाहा, तभी मौसा जी ने मौसी को घूरकर देखा। बेचारी मौसी ने झट से हाथ छोड़ दिया। धूमधाम से मौसी के बेटे की शादी हुई। दुल्हन विदा होकर आ गई। वह साथ में ज्यादा धन दौलत तो नहीं लाई थी, पर साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी। सिमटी सकुचाई हुई जब उसने मौसी के पांव छुए तो मौसी ने ऊपर उठाकर गले से लगा लिया।
ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। समय 25 साल पीछे लौट गया था या फिर खुद को दोहरा रहा था। बिल्कुल सब वैसा ही हो रहा था जैसे मौसी के साथ हुआ था। अंतर बस इतना था कि मौसी को ससुराल वालों ने पराया समझा था, जबकि मौसी को बहू अपनी बेटी लग रही थी। शादी के 2 दिन बाद सारे नाते रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए। मौसा जी के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया था। दूसरे ही दिन उन्होंने मौसी को कह दिया, बहू भी तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास से आई है, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे खानदान के तौर तरीके उसे सिखाने की कोशिश करो। लड़की सुंदर थी इसलिए हमने बेटे का ब्याह कर दिया, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ। मौसी ने मौसा जी के सामने हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए कहा। उन्हें डर था कि कहीं बहू सुन ना ले। बेटा का भी तैश कम नहीं हुआ था। बहू के मायके वालों की कमी निकालने में उसे विशेष मजा आता था। बहू की पहली विदाई थी, बेटे के साथ जाने से इनकार कर दिया। मौसी ने समझाने की कोशिश की तो बेटे ने कहा, पिताजी कभी तुम्हारे साथ गए जो मैं जाऊं इन भिखारियों के घर? बहू को गुस्सा आ गया। उसने पलटकर कहा, फिर शादी ही क्यों की आपने, जब आपको रिश्तों का अपमान ही करना था? मैं अपने मायके का अपमान नहीं सहन करूंगी। इतना सुनते ही बेटे ने में बहू पर हाथ उठा दिया। तभी वह कुछ सोचता इसके पहले ही मौसी ने तड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो कभी पत्नी पर हाथ उठाया तोड़कर रख दूंगी, समझा? स्टेटस की दुहाई देता है, संस्कारहीन कहीं का। पहले इंसान बनना सीख, फिर पति बनना। मौसी ने नौकर को बाहर भेजकर ड्राइवर को बुलाया और बोली, मैं जाऊंगी अपनी बहू को उसके मायके छोड़ने, और तब तक वह वापस नहीं आएगी जब तक यह उससे माफी नहीं मांग लेता। बेटे को आग्नेय आंखों से घूरते हुए कहा, तूने क्या सोचा मैं तेरे पिताजी का मनमानी करने दूंगी? मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं विरोध नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं खड़ी हूँ अपनी बहू के साथ, समझा? मौसी का बेटा माँ का ये रूप देख दंग रह गया। उसने कभी भी अपनी माँ को खुद के लिए आवाज उठाते नहीं सुना था, लेकिन आज माँ का नया रूप सामने था। इसलिए कहते हैं, माँ बाप जो करते हैं बच्चे वही देख वही सब करते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों के सामने ऐसे रहें कि कभी बच्चे माँ बाप से कोई गलत व्यवहार ना सीखें। हमेशा बच्चों के सामने प्यार से रहें, उनके सामने कभी अपशब्द ना कहें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।